प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अध्याय 1461, एक्स्ट्रा डेंग शिंटोंगवान। प्रलय के 2.5 साल बाद ब्लिजर्ड सिटी ने आखिरकार एनर्जी क्राइसिस को हल कर लिया। जोंगी द्वारा लाया गया खनिज इस स्टील और कंक्रीट जंगल के लिए जीवन की एक किरण लेकर आया। हालांकि बाहर का कठोर और कठिन एनवायरनमेंट पूरी तरह से नहीं बदला था। इंसानों को अभी भी हर समय विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता था। शक्तिशाली म्यूटेंट बीस्ट्स, ऐसे भटकते हुए एलियंस जो ब्लिजर्ड सिटी की मैनेजमेंट को नहीं मानते, और वो सब कुछ रहस्यमय और शक्तिशाली जो इस दुनिया में कुछ ही लोग जानते हैं। डेंग की टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड लैबोरेटरी में सफेद कोट पहने रिसर्चर्स इस समय व्यस्त थे। प्रभारी डेंग माओ ने अपने सामने के ट्रांसपेरेंट वर्क बेंच को देखा, जिस पर एक ह्यूमन शेप्ड स्ट्रक्चर डायग्राम और कई डायनामिक डेटा दिखाई दे रहे थे। उसने सिर उठाकर कांच की खिड़की से देखा, जहां एक हैंडसम आदमी जिसकी अपर बॉडी नग्न थी खड़ा था। डेंग जिंटोंग ने केवल सफेद लैब पैंट्स पहन रखे थे। उसकी मस्कुलर अपर बॉडी पर कोई निशान नहीं था, और उसकी परफेक्ट मसल लाइंस उसे एक मास्टर स्कल्प्टर की आर्ट की तरह दिखा रही थी। वह एक सिलेंड्रिकल ट्रांसलूसेंट एक्सपेरिमेंटल कैबिन में खड़ा था, जो दर्जनों मोटी पाइप से जुड़ा था। चलो शुरू करो, डेंग माओ ने गहरी आवाज में कहा। पास खड़े एक्सपेरिमेंटर ने तुरंत कंसोल ऑपरेट किया। जल्द ही लाल इलेक्ट्रिक करंट्स उन पाइप्स के जरिए एक्सपेरिमेंटल चेंबर में बहने लगे, जिससे डेंग जिंटोंग का शरीर स्पैजम्स करने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, थोड़ी ऊपर उठ गई और दर्द में करहाने लगा। यहां तक कि 9700 के एबिलिटी इंडेक्स वाला कैप्टन लेवल एलियन भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को आसानी से सहन नहीं कर सकता। शक्तिशाली एनर्जी कैबिन में भर गई, जिससे पूरा कैबिन स्नेक लाइक आग से चमकने लगा और आखिर में डेंग जिंटोंग के शरीर में समा गई। उसके मसल्स ऊपर नीचे होने लगे, मानो उस एनर्जी को सांस की तरह ले रहे हों। यहां तक कि उसकी आंखों की पुतलियां भी एक अजीब लाल रोशनी से चमकने लगी। काफी देर बाद डेंग माओ ने मॉनिटर पर देखा, जो सैचुरेशन दर्शा रहा था, और फिर लोगों को एक्सपेरिमेंट रोकने का आदेश दिया। प्रोफेसर, ये इस एक्सपेरिमेंट का डेटा है। पास खड़े रिसर्चर ने तुरंत डेटा तैयार कर डेंग माओ को दे दिया। डेंग माओ ने डेटा देखा और भौहें सिकोड़ ली। फिर वही रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? उसी पल एक सफेद हाथ साइड से आया और एक्सपेरिमेंटल डेटा ले लिया। डेंग माओ ने मुड़कर देखा। डेंग युआम्बो ध्यान से डेटा देख रहे थे। अंकल, डेंग माओ ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस और गिल्ट के साथ। डेंग युआम्बो ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई समस्या नहीं है, मैं इसे उससे महसूस कर सकता हूं। उन्होंने डेटा नीचे रखा और एक्सपेरिमेंटल कैबिन में बैठे डेंग जिंटोंग को देखा, जिसका सिर झुका हुआ था और जिसकी लंबी चांदी जैसी बालें उसके चेहरे को ढक रही थी। इस हाई इंटेंसिटी एनर्जी इन्फ्यूजन एक्सपेरिमेंट ने उसके शरीर पर भारी बोझ डाला था, लेकिन इसके साथ ही फायदा भी बहुत ज्यादा था। जो वो चाहता है वो एनर्जी इन्फ्यूजन नहीं है। शायद हमारी समझ में ही शुरुआत से प्रॉब्लम है। डेंग युआम्बो ने डेंग माओ की ओर देखा और कहा, एक्सपेरिमेंट अभी बंद कर दो। ये वो नहीं है जिसकी उसे जरूरत है। जब वो रेस्ट कर ले तो उसे मेरे पास भेज देना। 1 घंटे बाद डेंग जिंटोंग ने सिल्वर रोब पहनकर डेंग परिवार के बैक गार्डन में प्रवेश किया, जहां डेंग युआम्बो फेरेट्स को खाना खिला रहे थे। माफ कीजिए, मैं फिर से फेल हो गया, डेंग जिंटोंग ने धीमी आवाज में कहा, आंखें झुकी हुई। चेहरे पर गिल्ट और कंफ्यूजन का भाव था। डेंग युआम्बो ने उसे शांत निगाहों से देखा और फिर बोले, ब्लिजर्ड सिटी में मत रुको। डेंग जिंटोंग ने ऊपर देखा। अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करूं? डेंग युआम्बो ने हाथ में पकड़ा हुआ खाना फेरेट्स की ओर फेंका और कहा, टेक्निकल डिपार्टमेंट अब तुम्हारी एबिलिटी को 9700 पॉइंट्स पर इवैल्यूएट करता है। ये नंबर कई महीनों से नहीं बदला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इप्सिलॉन तक पहुंचने की पोटेंशियल है। तुम्हें जो कमी है वो सिर्फ एक की है। फिर वो डेंग जिंटोंग के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। डेंग जिंटोंग ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा, क्या समझना होगा? डेंग युआम्बो मुस्कुराए, तुम्हें यह जानना होगा
कि तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो। जब तक किसी इंसान के पास एक क्लियर गोल नहीं होता, तब तक वो कॉन्फिडेंटली और बिना हेजिटेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर डेंग जिंटोंग चौंक गया। बिल्कुल पता है, मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही सबसे बड़ी आशा है। वो डेंग ग्रुप का उत्तराधिकारी है और जियांगनन डिस्ट्रिक्ट की सबसे पावरफुल टेक और फाइनेंस ग्रुप को संभालता है। अपोकलिप्स की शुरुआत में वो जियांगनन का गोल्डन बॉय माना जाता था, फ्यूचर सुप्रीम कमांडर का सबसे बड़ा दावेदार। लेकिन सब कुछ तब बदला जब एक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन ने जियांगनन पर हमला किया और गांव चंगकोंग से सीधे मुकाबले में हार मिली। इसके बाद से वो एक सेकंड रेट कैरेक्टर बनकर रह गया। कोई भी साइड रोल निभाना पसंद नहीं करता, खासकर ऐसा कोई जो इतने ऊंचे स्थान पर हो। इसलिए डेंग शिंटोंग हमेशा से मेहनत करता रहा है ताकि एक दिन झंग यी को टक्कर दे सके या शायद उससे भी आगे निकल सके। डेंग युआम्बो ने सिर हिलाया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो? डेंग जिंटोंग लगभग बोल पड़ा, झंग यी को हराने और फिर से सबका सम्मान पाने के लिए। लेकिन जब शब्द होठों तक पहुंचे तो उसने खुद को असहज महसूस किया। क्या यही उसका असली मकसद है? ये जरूरी तो लगता है, लेकिन उतना भी नहीं। सिर्फ नाम या सम्मान के लिए स्ट्रॉन्गर बनने की चाहत उतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है। डेंग युआम्बो ने उसे देखा और धीरे धीरे कहा, इतने सालों से तुम बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हो। डेंग की टेक्नोलॉजी ने तुम्हें सबसे बेहतर टेक और कंप्लीट प्रोटेक्शन दी है, लेकिन एडवर्सिटी में ही ग्रोथ होती है, कंफर्ट में नहीं। जब भी तुम्हारे पास कोई सहारा होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस दूसरों पर भरोसा करता है, खुद पर नहीं। अध्याय 1462 एक्स्ट्रा डेंग शिंटोंग 2। जब डेंग युआम्बो ने ये बात कही तो उसने एक व्यक्ति का जिक्र किया, झंग यी। यही वजह है कि झंग यी इतनी तेजी से ग्रो कर पाया, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे आरामदायक हालात नहीं है। वो हर वक्त क्राइसिस में जीता है और उसे हर वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। सर्वाइवल ही उसका पहला ड्राइविंग फोर्स है। झंग यी का नाम डेंग शिंटोंग के लिए किसी और चीज से ज्यादा जबरदस्त मोटिवेशन था। बाकी लोग शायद नहीं जानते, लेकिन डेंग शिंटोंग हमेशा झंग यी को अपना लक्ष्य मानता रहा है। भले ही आज वो लक्ष्य उससे और दूर हो गया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। डेंग शिंटोंग की आंखों में धीरे धीरे क्लैरिटी आ गई। उसने डेंग युआम्बो की आंखों में देखा। अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं झंग यी की तरह जीऊं और मौत का सामना करूं? डेंग युआम्बो ने सिर हिलाया और उसे एक इंफॉर्मेशन फाइल थमा दी। मैंने तुम्हारे लिए एक ए लेवल मिशन लिया है। इस बार तुम्हें यह अकेले पूरा करना होगा। ब्लिजर्ड सिटी में इस समय ए लेवल ही हाईएस्ट डिफिकल्टी पर है, क्योंकि एस लेवल केवल जोंग यी जैसे बीइंग्स के लिए है। इप्सिलॉन से नीचे के कैप्टन लेवल एलियंस सिर्फ ए लेवल तक ही जा सकते हैं। पहले डेंग शिंटोंग हमेशा अपनी टीम के साथ मिशंस पर जाता था, लेकिन इस बार डेंग युआम्बो चाहता था कि वो अकेले जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अकेले बर्फीली दुनिया का सामना करे। डेंग शिंटोंग ने फाइल देखी और बिना किसी हिचक के बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा। उसने डेंग युआम्बो को एक दृढ़ नजर से देखा और फिर मुड़कर चला गया। डेंग युआम्बो उसकी पीठ की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था, थोड़ी चिंता और बहुत सारी उम्मीद। बटलर लायन किंग पास आया और धीरे से पूछा, मास्टर, क्या यंग मास्टर के पीछे किसी को प्रोटेक्शन के लिए भेजे? डेंग युआम्बो ने धीरे से सिर हिलाया। वो अब बड़ा हो चुका है और अब मुझे उसे खुद पर छोड़ देना चाहिए। लायन किंग ने चिंता के साथ कहा, लेकिन ए लेवल मिशंस बहुत डेंजरस होते हैं, भले ही कोई कैप्टन लेवल एलियन क्यों न हो। बाहरी दुनिया पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई है, ट्रांसपोर्ट मुश्किल है। ब्लिजर्ड सिटी के बाहर जो भी एलियन या टीम इप्सिलॉन से नीचे है, उसके लिए बाहर जाना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एक अचानक स्नोस्टॉर्म भी पूरी तरह से वेल इक्विप्ड सोल्जर स्क्वाड को तबाह कर सकती है। हर कोई झंग यी नहीं है। डेंग युआम्बो ने कहा, अगर उसे डेंग फैमिली का अगला लीडर बनना है, मेरी जगह लेनी है, तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा। इस वर्ल्ड में जहां हर तरफ खतरे हैं, डेंग परिवार को अपने खुद के टॉप फाइटर्स की जरूरत है। उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसके मन में था,
अगर डेंग शिनटोंग वाकई अपनी कमजोरी के कारण मर गया तो दुख के बावजूद उसे किसी नए उत्तराधिकारी को चुनना होगा। आखिरकार सब कुछ डेंग फैमिली की सर्वाइवल के लिए है। डेंग शिनटोंग अपने रेजिडेंस में लौट आया। वो इक्विपमेंट वेयरहाउस की ओर गया। भारी मेटल डोर धीरे धीरे खुला। मॉली, मैं अकेले मिशन पर जा रहा हूं। प्लान नंबर 7 के अनुसार वेपन्स तैयार करो। इक्विपमेंट वेयरहाउस की लाइटें क्लिक क्लिक करके जलने लगी और जो लग्जरी इक्विपमेंट सामने आया वो इतना चमकदार था कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। एक के बाद एक मॉडिफाई की गई लग्जरी स्नोमोबाइल्स दोनों ओर शांत खड़ी थी। दीवारों पर हर तरह के गन्स, सोर्ड्स और थ्रोइंग वेपन्स टंगे थे। बुलेट प्रूफ ग्लास से बने डिस्प्ले कैबिनेट में डेंग की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने स्पेशल प्रॉप्स थे। इतना हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक कि झंग यी भी इसे देखकर हैरान हो जाता। एआई सिस्टम जस्मीन की मीठी आवाज आई, रिसीव्ड। आपके अगले टास्क के अनुसार बेस्ट आर्म्ड प्लान तैयार है। आर्सनल से इंजन की गड़गड़ाहट आई और फिर एक सिल्वर ग्रे स्नोमोबाइल डेंग शिनटोंग के सामने आकर रुकी। इसका स्केल्टन बहुत लो था, जैसे कोई जंगली सिल्वर बीस्ट। इसके मोटे टायर्स में गहरे निशान थे। ये बर्फ में बड़ी स्पीड से दौड़ सकता था और इसका ग्रिप इतना स्ट्रांग था कि ये कभी फिसलता नहीं था। ये डेंग शिनटोंग का व्हीकल था, स्नो वुल्फ। डेंग शिनटोंग ने उस सिल्वर बीस्ट को हल्के से थपथपाया। फिर एक मैकेनिकल आर्म ने उसे आर्म्ड बैग थमाया जिसमें मिलिट्री रेशंस, मेडिसिन्स और ट्रैवल के लिए जरूरी प्रॉप्स थे। हथियार के तौर पर उसने चुनी एक जोड़ी बड़ी सिल्वर ग्रे पिस्टॉल्स जो बोहेमिया फ्लावर से सजाई गई थी और 100 राउंड्स के स्पेशल ओरिजिन बुलेट्स। सब कुछ चेक करने के बाद डेंग शिनटोंग ने वो वेपन्स आयरन वुल्फ के ट्रंक में रख दिए। उसने वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म और सिल्वर केप पहनी जो गॉड स्क्वाड के कैप्टन की पहचान थी और आयरन वुल्फ को चलाकर डेंग फैमिली से निकल पड़ा। भारी एलॉय गेट को पार कर ब्लिजर्ड सिटी को पीछे छोड़ते हुए वो दूर की अनंत विल्डरनेस की ओर बढ़ गया। दुनिया एलियंस के आने से शांत नहीं हुई बल्कि और ज्यादा डेंजरस बन गई थी, क्योंकि अब हर किसी के पास ताकत पाने का मौका है और इंसान की अंदरूनी इच्छाएं अब अनंत रूप से बढ़ सकती है। ग्रेट म्यूटेशन के समय में एलियंस का प्रकट होना बहुत आम हो गया है। ब्लिजर्ड सिटी भी धीरे धीरे अपने आसपास की एरिया पर कंट्रोल खो रहा है। वे सभी एलियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कई डिसोबीडियंस अकेले भेड़िए की तरह या फिर गैंग्स बनाकर काम कर रहे हैं और उन्होंने जियांगनन रीजन में बहुत केओस फैलाया है। इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ऐसे डिसोबीडियंस को ढूंढना और खत्म करना एक रोजमर्रा का टास्क है। विशाल बर्फीले मैदानों में पुराने बिल्डिंग्स और जंगल पूरी तरह बर्फ में दब चुके हैं। अपोकलिप्स के 2.5 साल बाद बर्फ की मोटाई 30 मीटर से ज्यादा हो चुकी है। कुछ अनइनहैबिटेड एरियाज में ये 50 मीटर तक पहुंच गई है। इंसानी अस्तित्व के निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। ज्यादातर इंसान अपनी शेल्टर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाहर की कम टेम्परेचर और रिसोर्सेज की कमी उन्हें कभी भी मार सकती है। लेकिन बड़ी शक्तियों की टीमें एक्सेप्शंस हैं। वे बर्फ में ट्रैवल करने की क्षमता रखती है। एक लंबी स्टील ट्रेन बर्फ में एक काले अजगर की तरह आगे बढ़ रही थी और उसके चारों ओर दर्जनों स्नोमोबाइल्स उसकी रक्षा कर रही थी। ये स्पेशली डिजाइन्ड व्हीकल्स हैं जो पोस्ट अपोकलिप्स में डेवलप किए गए हैं। ये दिखने में बड़े हैं लेकिन वजन बहुत हल्का किया गया है और पूरी तरह से ट्रैक्स पर चलते हैं। इन गार्ड्स के व्हीकल्स पर ब्लैक क्लाउड लोगोस थे जो कि जियांगनन डिस्ट्रिक्ट के येन्युन गार्ड्स की पहचान है। कुछ डिसोबीडियंस जो चोरी का प्लान बना रहे थे वो ये सिंबल देखते ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर येन्युन गार्ड्स द्वारा एस्कॉर्टेड कन्वॉय पर हमला होता है तो इन्वेस्टिगेशन टीम उसे एक खूनी युद्ध में बदल देती है। लेकिन इस बार कुछ मूर्ख अब भी सामने आ गए। दूर बर्फीले पहाड़ों पर कुछ सिर उभरे। वे काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में लिपटे थे लेकिन उनकी गॉगल्स के पीछे की आंखों में जुनून था। अरे, ब्लिजर्ड सिटी के मालिकों का कॉन्वॉय है। इतनी हैवी एस्कॉर्ट के साथ सामान जरूर बहुत कीमती होगा।
चैप्टर 1463 एक्स्ट्रा, डेंग शिंटोंग 3। बाकी डिसोबीडियंस से अलग, ये दर्जनों लोग ब्लिजर्ड सिटी के कॉन्वॉय को देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि उत्साहित हो गए थे। ये कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि इस इलाके के सबसे कुख्यात गैंग वॉन्डरिंग सोल्स के सदस्य थे। ये एलियन से बनी एक बेहद शक्तिशाली और चालाक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनसे ब्लिजर्ड सिटी के लोग भी सिरदर्द महसूस करते थे। एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कॉन्वॉय की ओर एक नजर डाली और अपने साथियों की तरह हंसी में शामिल नहीं हुआ। वॉनलिंग ने हम पर इतना पैसा खर्च किया है ताकि हम इस बार काम करें। पता नहीं कॉन्वॉय में क्या कीमती चीजें छिपी हैं, उसने हल्के से कहा। वॉनलिंग का नाम सुनते ही आसपास के वॉन्डरिंग सोल्स के चेहरों पर अजीब सा भाव आ गया। वो एक मशहूर लोकल लॉर्ड था, जिसने अपोकलिप्स के बाद एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और अब उसका खुद का रूल चलता था। इस बार वो इन लोगों को किसी बहुत जरूरी चीज को लूटने के लिए भेज रहा था। एक चेहरे पर गहरी चोट वाला आदमी अपनी होंठ चाटते हुए बोला, पैसे लिए हैं तो काम भी करना पड़ेगा। क्या क्या छिपा है अंदर, लूटने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दाढ़ी वाले आदमी ने ज्यादा बात नहीं की। उसने अपनी पीठ से एक ब्लैक स्नाइपर राइफल निकाली, 3 किलोमीटर दूर के कन्वॉय को एम किया और बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया। बैंग! गोलियों की आवाज सुनाई दी। बर्फ के मैदान में वो बेहद साफ थी। ट्रेन के बुलेट प्रूफ ट्रैक इस वार से डगमगाने लगे और ट्रैक डैमेज हो गया, जिससे ट्रेन शराबी की तरह लड़खड़ाने लगी। लेकिन ड्राइवर की स्किल्स अच्छी थी और उसने जल्दी से कंट्रोल कर लिया। नो, कोई हमला कर रहा है। ट्रेन के दोनों तरफ के गार्ड्स ने तुरंत ट्रेन को सुरक्षा में ले लिया। दरवाजे तेजी से खुले और दर्जनों येन यू गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस होकर उतर गए और गाड़ियों के पीछे कवर लेकर वॉन्डरिंग सोल्स की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वो वांडरर्स बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतरते हुए उल्लास में सीटी बजाते आ रहे थे। स्कार्ड फेस नाम का एलियन जमीन पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाया और उसी पल बर्फ का एक भयानक सा वेव उठा। बर्फ की दीवारें 100 मीटर तक आसमान में उठ गई और किलोमीटर तक फैल गई। इन बर्फीले वेव्स के पीछे छिपे वॉन्डरिंग सोल्स सीधे कन्वॉय की ओर दौड़े। येन्यून वे का इस ऑपरेशन का जिम्मेदार एक डेप्यूटी कैप्टन था, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9000 पॉइंट्स थी। ये दृश्य देखकर उसकी भौहें तुड़ गई। फिर वही भूत लौट आए। उसने तुरंत हेडक्वार्टर को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा और सबको अलर्ट कर दिया। ये जगह ब्लिजर्ड सिटी से बहुत दूर थी और वहां से लौटने में 3 दिन लगते। मतलब रीइंफोर्समेंट्स की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे खुद ही अपनी टीम को बाहर निकालना था। उसने अपनी कमर से एक एडामेंटियम स्ट्रेट नाइफ निकाला, जो ब्लडथर्स्टी लाइट से चमक रही थी। वो कार के पीछे क्राउच करते हुए बर्फ की दीवार के पार नजरें गड़ा चुका था। फायर! उसकी आवाज शांत लेकिन गूंजती हुई थी। दर्जनों येन्यूनवे सैनिकों ने एक साथ अपनी ब्लैक असॉल्ट राइफल्स उठाई और उस स्नो वॉल पर फुल ऑटो फायर शुरू किया। गोलियों की ज़बान जल उठी। ये स्पेशल बुलेट्स थी जो एलियंस को मारने के लिए बनी थी। हालांकि ये ओरिजिन बुलेट्स नहीं थी, फिर भी जानलेवा साबित हो रही थी। बर्फीली दीवार को चीरते हुए खून फूटा। कुछ वॉन्डरिंग सोल्स सीधे गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन तभी एक बर्फीला तूफान सबको निगल गया और उन्हें केओस में डुबो दिया। डेप्यूटी कैप्टन ने अपनी सांस रोककर चारों ओर महसूस करना शुरू किया। उसका एबिलिटी था मर्डरस असॉल्ट, जिससे उसके 5 सेंसेस बेहद शार्पन हो जाते थे। उसे बर्फ के पार आते हुए फिगर्स दिखने लगे थे। वो जैसे ही निकट आया, डेप्यूटी कैप्टन ने स्प्रिंग की तरह जंप मारा और सीधा एलियन के सिर पर वार किया। सामने वाले ने रिफ्लेक्स से डैगर लगाया, लेकिन ब्लेड उसकी गर्दन चीर गया। सिर उड़ता हुआ हवा में गया और खून बर्फ पर गिरते ही भाप बनकर उड़ा। सभी कम्युनिकेशन चैनल्स में आवाज गूंजी, ट्रेन को घेरो, एस्कोर्ट को बचाना है, किसी को ट्रेन तक मत पहुंचने देना। सभी येन्यून गार्ड्स ट्रेन के चारों ओर घेरा बनाकर लड़ाई में उतर गए।
उनके पास डेंग टेक्नोलॉजी की बनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स थी। मतलब वे लिटरली हेड टू टो आर्म्ड थे। लेकिन फिर भी कोई ढीला नहीं पड़ सकता था, क्योंकि ऐसे रास्तों में उन्होंने कई बार वॉन्डरिंग सोल्स जैसे गैंग्स से लड़ाई की थी। इस बर्फीले तूफान के कवर में वॉन्डरिंग सोल्स पास आ चुके थे और फियर्स फाइट शुरू हो चुकी थी। डेप्यूटी कैप्टन ट्रेन के एंट्रेंस को ब्लॉक किए खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और हाथ में स्ट्रेट नाइफ और भी ज्यादा डेडली लग रहा था। पफ पफ पफ। हर बार उसका वार एक वॉन्डरिंग सोल की जान ले रहा था। उसकी हर स्ट्राइक बिल्कुल प्रेसाइज थी। हर वार शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देता। तभी एक और फिगर तूफान में से निकला। डेप्यूटी कैप्टन ने तुरंत पीछे मुड़कर वार किया। डांग। एक बड़ी आइस कोन ने उसका वार रोक दिया। सामने स्कारफेस खड़ा था, होठों पर एक दरिंदेसी मुस्कान लिए। ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं थी, बस सीधे युद्ध शुरू। स्कारफेस एक आइस साइकिक था। उसकी दोनों भुजाएं डार्क ब्लू आइस से ढकी थी। उसने अपनी दोनों आइस आर्म से डेप्यूटी कैप्टन पर हमला किया, जैसे 2 बड़ी आइस सोर्ड्स हो। डेप्यूटी कैप्टन की ब्लेड फेंट ब्लू लाइट से चमक रही थी और वो उस पर पलटवार करता रहा। पिंग पिंग पोंग आइस चिप्स हर तरफ उड़ रही थी। स्कारफेस की हर मूव वाइटल स्पॉट्स को टारगेट कर रही थी। वो भी एक मर्सनरी था, मतलब ट्रेन्ड किलर। तभी डेप्यूटी कैप्टन ने एक जोरदार स्ट्राइक किया और आइस स्वॉर्ड टूट गई। उसने तुरंत दोनों हाथों से लॉन्ग नाइफ उठाया और सीधे स्कारफेस की चेस्ट की ओर वार किया। स्कारफेस ने अपनी टांगों से जंप मारी और पीछे हट गया। साथ ही उसके पैरों के नीचे से आइस स्पाइक्स का क्लस्टर निकला और कैप्टन की तरफ बढ़ा। क्रैक। कैप्टन ने बिना डर अपना बूट उससे टकराया और पूरे स्पाइक को क्रश कर दिया। फू। उसने डॉज कर वार किया और एक ही पल में स्कारफेस के सामने आ गया। स्कारफेस के पास डिफेंस के लिए बस एक आइस स्वॉर्ड बची थी। उसने उसे सामने कर दिया, लेकिन कैप्टन का सिंपल लुकिंग स्ट्राइक इतने फोर्स से आया कि आइस स्वॉर्ड में क्रैक आ गया। क्रैक। ब्लेड ने उसकी तलवार को तोड़ा और स्कारफेस पीछे की ओर गिरा। पहली बार स्कारफेस का एक्सप्रेशन बदला। रैबिड, सेव मी। चैप्टर 1464 एक्स्ट्रा डांग शिंटोंग 4। जब डिप्टी कैप्टन स्कारफेस को खत्म करने ही वाला था, तभी उसकी पीठ अचानक से तन गई, जैसे किसी ने उसे निशाने पर ले लिया हो। उसे एक पल में मौत का खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत ही अपनी प्रवृत्ति के अनुसार एक और लुढ़क कर खुद को बचाया। जब उसने स्किलफुली स्क्वाट करके पलटवार के लिए खुद को तैयार किया, तो उसने देखा कि जहां वो अभी अभी खड़ा था, वहां जमीन जैसे पिघल गई हो और एक गोलार्धनुमा गहरा गड्ढा बन गया था। डिप्टी कैप्टन के मन में एक बुरा एहसास उमड़ आया। उसने नजरें घुमाई और उस दिशा में देखा जहां से उसे निशाना बनाया गया था। उसने देखा कि एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी नजरें बाज जैसी तेज थी, एक रथ पर दूर बैठा हुआ था। मैड डॉग देखने में पागल नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ सुस्त सा। अब तक वो बस चुपचाप तमाशा देख रहा था और लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। उसने तब तक अपनी बंदूक नहीं निकाली थी, जब तक स्कारफेस ने उससे मदद की गुहार नहीं लगाई। उसके हाथ में जो काली बंदूक थी, वो काफी भारी लग रही थी। कोई आम आदमी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोई भी सामान्य गनमैन जो स्पेशल ट्रेनिंग से नहीं गुजरा हो, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। डिप्टी कैप्टन ने माथे पर बल डालते हुए अपनी दाईं हथेली से तलवार को दबाया और बाएं हाथ से जल्दी से कमर से अपनी पिस्टल निकाली। उसने पहले ही बंदूक तान दी थी और सीधा मैड डॉग को निशाना बनाया। लेकिन 2 गोलियां चलाने के बाद उसका आधा कंधा उड़ गया, जबकि मैड डॉग अभी भी वही बैठा था, 1 इंच भी हिले बिना। डिप्टी कैप्टन का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक मंद कराहन निकल गई। पीछे से स्कारफेस तुरंत दौड़ा आया और तलवार से उसकी छाती भेद दी। हाय,
यन यून गार्ड का डिप्टी कैप्टन। ये मछली तो बड़ी निकली, उसने अपनी जीभ चाटते हुए कहा और सामने पड़े स्वादिष्ट ओरिजिन को लालच से देखने लगा। लेकिन उसने उसे तुरंत अवशोषित नहीं किया, बल्कि मैड डॉग की ओर देखा। मैड डॉग ने बस हल्के से कहा, करीब 9000 पॉइंट्स की एलियन ओरिजिन है, मेरे लिए इसकी बराबरी की सप्लाई लेना मत भूलना। स्कारफेस ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, मुझे पता था कि तुम्हें इस छोटी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैड डॉग ने अपनी आंखें संकरी की। उसके लिए अब ताकत बढ़ाना इतना आसान नहीं था। डिप्टी कैप्टन की मौत से यन यून गार्ड पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया। जल्द ही एक कैप्टन रैंक का सैनिक आगे आया और कमांड संभाली और लड़ाई जारी रखी। एक की मौत होती तो तुरंत कोई और उसकी जगह ले लेता, मगर ताकत के इस भारी अंतर के सामने वे सिर्फ 5 मिनट ही रुक सके और फिर सभी मारे गए। स्कारफेस ने युद्ध के मैदान की गड़बड़ी को देखा और एक लंबी सांस ली। ओह, आज तो टक्कर के बंदे मिल गए। इस बार हमारे 8 आदमी मारे गए। मुझे मिस्टर वुयांग से ज्यादा मुआवजे की मांग करनी पड़ेगी। वो साफ तौर पर परेशान था। इन लड़कों को इकट्ठा करना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार दुनिया के अंत के इस दौर में लड़ सकने वाले एलियंस को अधीन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मैड डॉग ने चुपचाप सिगरेट जलाई। कुछ देर तक धुआं उड़ाने के बाद उसने कहा, इस एस्कॉर्ट टीम की ताकत असाधारण थी, तो जाहिर है ट्रेन में जो सामान है उसकी वैल्यू भी जरूर बहुत ज्यादा होगी। स्कारफेस की आंखों में लालच चमक उठा। भले ही वो इन पागल चीजों से डरता हो, लेकिन अगर फायदा बड़ा हो तो उसे अपने एम्प्लॉयर से गद्दारी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी इस दुनिया में अब ईमानदारी और नैतिकता जैसी बातें कहां बची हैं। उसने तुरंत अपने एक ताकतवर साथी को कहा, दरवाजा खोलो। 2 मीटर लंबा एक एनहांस एलियन आगे आया और दरवाजा तोड़ने लगा। लेकिन ब्लिजार्ड सिटी इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई ट्रेन एलियन से लड़ने के लिए खासतौर पर बनी थी, और बहुत कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं टूट रहा था। ये दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक से सुरक्षित था, जिसे सिर्फ आइडेंटिटी परमिशन वाले ही खोल सकते थे। यानी अब इसे जबरदस्ती ही तोड़ना पड़ेगा। मैड डॉग ने अपनी पिस्टल निकाली और दरवाजे पर गोली चला दी। गोलाई में एक गड्ढा बन गया। स्कारफेस तुरंत दौड़ पड़ा और अंदर भेजे जा रहे जरूरी सामान को लूटने के लिए उतावला हो गया। वंडरिंग सोल्स भी पीछे पीछे कार में घुस गए और एक एक सामान की तलाशी लेने लगे। मैड डॉग भी उनके पीछे आया, लेकिन उन्हें अंदर कुछ भी कीमती नहीं मिला। खाना, हथियार, दवाइयां, कुछ भी नहीं। कसम से कुछ भी नहीं है। कम से कम खाना तो होना चाहिए था। इतनी भारी सुरक्षा के साथ भेजा गया और ट्रेन खाली है। क्या ये कोई रिटर्न ट्रेन थी? क्या जरूरी सप्लाई पहले ही ट्रांसपोर्ट हो चुकी है? वे सब गुस्से में थे। स्कारफेस का चेहरा और भी गहरा हो गया। इतना बड़ा रिस्क लिया, 8 बंदे मर गए और बदले में कुछ भी नहीं मिला। तभी दूर से एक वंडरिंग सोल चिल्लाया, बॉस जरा इधर आओ, देखो ये क्या है। स्कारफेस और मैड डॉग तुरंत उसकी ओर मुड़े और अगले डिब्बे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, कार के बीचों बीच एक बड़ा अजीब सा मेटल बॉक्स रखा था। कुछ वंडरिंग सोल्स उसके इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन उस पर कोई कीहोल या गैप नहीं था। मैड डॉग ने तुरंत बंदूक निकाली, लेकिन स्कारफेस ने टोका, अंदर की चीज को नुकसान मत पहुंचाना। मैड डॉग हंसा, मेरी शूटिंग से अंदर कुछ नहीं होगा, और उसने गोली चला दी। बॉक्स की बाहरी परत पिघल गई और फिर एक फुस की आवाज के साथ सफेद गैस निकलने लगी। सभी पीछे हट गए, सोचते हुए कि शायद ये कोई जहरीली गैस हो, लेकिन जल्दी ही उन्होंने समझा कि ये जहरीली नहीं है। बॉक्स की ऊपरी सतह खुल गई। जब धुंध छटी तो वे सब धीरे धीरे पास आए और अंदर की चीज को देखा। एक 17 से 18 साल की लड़की। उसके लंबे घने काले बाल थे, इतने लंबे कि वो उससे लिपट गए थे।
उसकी आंखों में थोड़ा डर और भ्रम था। स्कारफेस कुछ पल को चौंका, फिर अविश्वास के साथ बोला, वुयांग ने जिसे लूटने के लिए इतनी रकम दी थी, वो बस एक लड़की निकली? मैड डॉग ने गंभीरता से कहा, हो सकता है इसमें कोई खास ताकत हो। स्कारफेस ने लड़की की ओर देखा और बोला, हाय छोटी लड़की, बता तो सही तू कौन है? ब्लिजार्ड सिटी के लोग तुझे क्यों ले जा रहे थे? लड़की डर के मारे घुटनों को सीने से चिपकाए बैठी रही। मेरा नाम एम्बर है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा। 1465 एक्स्ट्रा। डेंग शिंटोंग 5। यूहान के एक झुंड ने बॉक्स में बंद उस डरपोक लड़की को घूरा और पल भर के लिए सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी मेहनत के बाद बस यही हाथ आएगा। एक पीले बालों वाला आदमी अश्लील हंसी हंसते हुए अपने हाथ रगड़ता है और कहता है, बॉस, ये लड़की तो वाकई कमाल की है, क्यों ना पहले थोड़ा मजा लिया जाए? स्कारफेस ने उसे घूरते हुए तिरस्कार से कहा, अगर ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? अगर इसे तुमने नुकसान पहुंचाया तो अपनी जान से भी मुआवजा नहीं दे पाओगे। पीले बालों वाले के चेहरे पर अचानक डर का भाव आया और वो जल्दी से माफी मांगते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। स्कारफेस ने अपना दाया हाथ बढ़ाया और एक आइस ब्लेड बना ली, जिसे उसने उस लड़की की गले की सफेदी पर टिका दिया। उसे मजबूर करते हुए ऊपर देखने को कहा, ए सुन, तुम क्या कोई एलियन हो? लड़की की आंखों में एक धुंधली सी चमक थी। उसने होंठ खोले ही थे कुछ कहने को कि तभी इंजन की दहाड़ सुनाई दी। यूहान के लोग उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। स्कारफेस ने भौहें सिकोड़ते हुए इशारा किया, जाओ, जाकर देखो क्या हो रहा है। 3 वॉन्डरिंग सोल्स तुरंत डिब्बे से कूदे, हथियार थामे हुए और दूर बर्फीले मैदान की ओर देखने लगे। वहां स्नो फॉग उठ रही थी और इंजन की आवाज और पास आ रही थी। जल्द ही उन्होंने देखा कि एक विशाल सिल्वर ग्रे स्नोमोबाइल आ रही है, जिस पर एक सिल्वर बालों वाला व्यक्ति लाइटनिंग स्पीड से चला रहा था। एक वॉन्डरिंग सोल ने उसके यूनिफॉर्म को गौर से देखा और उसके चेहरे का हंसता भाव तुरंत डर में बदल गया, क्योंकि उसने उस पर ब्लिजर्ड सिटी गॉड स्क्वाड का गोल्डन 3धारी चिन्ह देख लिया था। गॉड स्क्वाड इन्वेस्टिगेशन टीम जो जियांगनन रीजन की सबसे ऊंची लड़ाकू ताकत मानी जाती थी और सारे डिसोबीडियंस के लिए खौफ का दूसरा नाम थी। उनके लिए ये लोग वही थे जो एक ही बार में पूरे शहर के विरोधियों को समाप्त कर सकते हैं। कसम से, ये यहां कैसे आ गया? बॉस, ब्लिजर्ड सिटी का गॉड स्क्वाड है ये। तीनों वॉन्डरिंग सोल्स ने तुरंत स्कारफेस को रिपोर्ट दी और बिना देर किए उन्होंने डेंग शिंटोंग पर गोलियां चला दी। डेंग ने भौहें सिकोड़ ली। भले ही ये उसका मुख्य मिशन नहीं था, पर यह क्लियरली ब्लिजर्ड सिटी की स्पेशल ट्रेन थी और सामने लुटेरे, उसके लिए कोई दया नहीं। प्रकाश की स्तुति हो। उसके शरीर से एक सफेद डिवाइन लाइट निकली जो उसे और उसकी मोटरसाइकिल को पूरी तरह से घेर चुकी थी। गोलियों की बारिश उस लाइट कर्टन पर गिरी और सबके सब उछलकर दूर गिर गए। डिब्बे के अंदर स्कारफेस ने गॉड स्क्वाड का नाम सुनकर खिड़की से बाहर झांका। जब उसने देखा कि बस एक ही आदमी है तो वो हंसा। सिर्फ एक आदमी है, उसे मार डालो। उस बंदे का इक्विपमेंट बहुत कीमती है। क्या तुम शो हो? तभी मैड डॉग ने ठंडे लहजे में कहा। स्कारफेस ने उसे देखा। तू डर गया क्या? मैड डॉग ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन अगर वो ब्लिजर्ड सिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन निकला तो क्या तभी उसे मारोगे? स्कारफेस की आंखें अचानक फैल गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या ये ट्रैप है? वो चौंक गया, लेकिन तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाया, अभी तक खड़े क्यों हो? ट्रेन चलाओ। कुछ वॉन्डरिंग सोल्स कॉकपिट की ओर भागे, ड्राइवर की लाश को हटाया और ट्रेन चालू कर दी। डेंग शिंटोंग वहां रुका और पहले सर्वाइवर्स को खोजा, लेकिन अफसोस, इन लुटेरों ने एक भी येन्यून गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ा था। उसने भौहें सिकोड़ ली और ट्रेन की दिशा में देखा। वो तुरंत पीछा करने नहीं गया, पहले ब्लिजर्ड सिटी हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजी। मैं यांग जियान,
हेवनली गॉड टीम से हूं। अनहुआ सिटी एरिया में एक अनयूजुअल एक्टिविटी मिली है। एक येन्यून गार्ड कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। मौके पर 15 कैजुअल्टी है। ट्रेन हाईजैक की गई है। थोड़ी ही देर में उत्तर मिला, अर्लिंग शेन, ट्रेन में इंपॉर्टेंट एस्कॉर्ट है, कृपया एस्कॉर्ट को वापस लाने की पूरी कोशिश करें। डेंग शिंटोंग ने पूछा, मैं पहले से एक A-लेवल मिशन पर हूं, तो ये मिशन कौन से लेवल का है? उत्तर आया, ये मिशन लेवल भी है, आप स्थिति देखकर निर्णय ले सकते हैं। समझ गया, डेंग ने जवाब दिया। उसने येन यू गार्ड्स की ओर देखा, अपने सीने पर हाथ रखा और उन्हें सलाम किया। फिर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। बूम! जमीन धंस गई और उनकी लाशें वहीं दफन हो गई। फिर वो अपने स्नो वुल्फ पर चढ़ा और ट्रेन का पीछा किया। ट्रेन में 5 डिब्बे थे। हल्की करने के बावजूद ट्रेन की स्पीड बस 60 माइल्स आर थी। डेंग की स्नोमोबाइल के सामने ये कोई मुकाबला नहीं था। कुछ ही मिनटों में वो ट्रेन तक पहुंच गया। पीछे के डिब्बे में कुछ लूटर्स बंदूकें थामे खड़े थे, लेकिन डेंग की डिवाइन लाइट शील्ड ने सारी गोलियां वापस कर दी। एक एलियन ने पास की स्टील की रॉड खींचकर उसे ही बो की तरह फेंक दिया। डेंग ने बिना समय गवाए एक गोली चलाई और वो रॉड उड़ गई। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल के लॉन्च पैनल से मिसाइल लॉन्च कर दी। बूम! एक साथ दर्जनों मिसाइल दागी गई, जिससे पूरा पिछला डिब्बा और 3 एलियन ध्वस्त हो गए। डेंग ने ट्रेन में छलांग लगाई। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक और एलियन ने फ्लेम अटैक किया। 1466 एक्स्ट्रा। डेंग शिंटोंग 6। आग का ड्रैगन गरजते हुए सामने आया और डिब्बे के अंदर कहीं छुपने की जगह नहीं थी। डेंग शिंटोंग ने अपनी बंदूक वापस रखी और तलवार खींच ली। उसके शरीर पर सफेद रोशनी चमकी, ब्लेसिंग ऑफ द होली बॉडी। आग के उस विशाल ड्रैगन का सामना करते हुए उसने अपनी तलवार से सीधा वार किया और वो अग्निरूपी ड्रैगन बीच से 2 हिस्सों में बंट गया, डिब्बे से बाहर निकल गया। वॉन्डरिंग सोल ने ये देखा और उसके चेहरे पर पहले तो दहशत आई, लेकिन फिर चेहरा क्रूरता से भर गया। उसने मुट्ठी भींच ली। उसकी त्वचा धीरे धीरे खून जैसी लाल हो गई और उसके मुंह से एक लाल अग्नि का गोला बाहर निकला। डिब्बे का अंदरूनी हिस्सा गर्मी के कारण विकृत होने लगा, लेकिन डेंग शिंटोंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो बिना रुके स्टेडी कदमों से आगे बढ़ता रहा। अगले ही पल वो उन लपटों में घिर गया, लेकिन तुरंत ही एक ठंडी चमक के साथ वो आग से बाहर निकल आया। उसकी लंबी तलवार की नोक पर ठंडी सफेद रोशनी थी, जो सीधे उस वॉन्डरिंग सोल के सिर में घुस गई। उसके चेहरे से जीवन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और वो डिब्बे के फर्श पर गिर गया। डेंग शिंटोंग ने नजरें ऊपर उठाई। सामने दर्जन भर वॉन्डरिंग सोल्स उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी महाविनाश की आशंका हो। आखिर ये B-लेवल मिशन है क्या? डेंग ने शांत स्वर में सोचा। यह कोई जटिल मामला नहीं था, लेकिन उसे जल्दी से इसे निपटाकर अपने असली मिशन की ओर बढ़ना था, उस एलियन को एलिमिनेट करना, जिसका कोडनेम अभी बाकी था। चलो जल्दी खत्म करते हैं। डेंग जिंटोंग आगे बढ़ा। अचानक पूरे डिब्बे में उसकी सुपर पावर्स फूट पड़ी और जोरदार धमाकों से बुलेट प्रूफ खिड़कियां तक चकनाचूर हो गई। बैंग बैंग बैंग! स्पेशल एलॉय से बने डिब्बे विकृत हो गए, जैसे किसी ने उनमें मानव शरीर की आकृति उकेर दी हो। डेंग शिंटोंग तेजी से डिब्बे के अंदर से गुजरा। चारों ओर खून फैला हुआ था। उसकी सिल्वर तलवार नीचे जमीन की ओर झुकी हुई थी। उस पर से खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन तलवार पर एक भी छींटा नहीं। बैंग! उसने सामने की भारी एलॉय दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। डिब्बे के अंत में स्कारफेस एक भारी स्प्रे गन लिए खड़ा था। डेंग ने बस एक नजर उसकी बंदूक पर डाली और शांत लहजे में कहा, तुम्हें लगता है ये मुझ पर असर करेगी? जियांगनन रीजन में जो भी वेपन्स एलियंस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, उन पर ब्लिजर्ड सिटी का मोनोपोली है। सर्टिफिकेशन के बिना ऐसा हथियार इस्तेमाल करना फेलोनी है, और वैसा भी
हाई लेवल एलियंस पर ऑर्डिनरी हथियारों का कोई असर नहीं। हर कोई जोंगी नहीं होता, डेंग ने सोचा, जिसके पास लियू कैरन जैसा जीनियस वेपन्स एक्सपर्ट हो। स्कारफेस ने गन एक तरफ फेंक दी और हंसते हुए कहा, तुम डेंग शिंटोंग हो, गॉड स्क्वाड के कैप्टन। तुम्हारा नाम तो पहले ही सुना था। देखता हूं आज तुम में कितना दम है। ये कहते ही उसने अपना दाया हाथ डिब्बे की दीवार पर रखा। अगले ही पल पूरा डिब्बा बर्फ से ढक गया और सैकड़ों आइस स्पाइक्स डेंग की ओर बढ़ने लगे। डेंग के कदम 1 इंच भी नहीं रुके। होली बॉडी की शक्ति से उसके चारों ओर एक ब्राइट हेलो बन गया था। वो सीधे उस बर्फीले तूफान की ओर बढ़ा, वो तूफान जो किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह स्पाइक से भरा था। लेकिन उसके डिवाइन लाइट से टकराते ही सारी बर्फ पिघल गई, उसकी बॉडी को छू तक नहीं पाई। लाला डैश। बर्फ चकनाचूर हो गई। स्कारफेस के चेहरे पर अब हैरानी और भय का मिश्रित भाव था। वो जानता था कि ब्लिजर्ड सिटी के कैप्टन्स ताकतवर होते हैं, लेकिन ये अंतर इतना विशाल होगा उसने कभी सोचा नहीं था। रिट्रीट, ये विचार पहली बार उसके मन में आया। वो फॉक्स जैसी फुर्ती से पीछे की ओर भागा और डिब्बे के कनेक्शन तक पहुंच गया। उसने वहां हाथ रखा और तुरंत फ्रोस्ट से उसे ढक दिया ताकि पीछे का डिब्बा डिस्कनेक्ट होकर डेंग को गिरा सके। लेकिन अगले ही पल उसके सामने व्हाइट लाइट चमकी। उसकी आंखों में जो टाइनी लाइट स्पॉट था वो बढ़ता गया और अंत में एक तलवार की नोक में बदल गया। बूम! उसके शरीर से एक आइस ब्लू हरिकेन फूटा जो उसे और डेंग के बीच आ गया। इतना भयानक पावर कि बाहर स्नोफील्ड में ब्लिजर्ड उठ गया। लेकिन डेंग का स्पीड बस एक पल के लिए रुका, सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसकी सिल्वर होली लाइट उस पूरे बर्फीले तूफान को पिघलाकर सूरज जैसी गर्मी के साथ आगे बढ़ी और सीधा स्कारफेस के सीने में घुस गई। स्कारफेस ने नीचे देखा। उसकी छाती में तलवार आधी घुस चुकी थी और पूरा शरीर छेद दिया गया था। क्या यही है ब्लिजर्ड सिटी के कैप्टन की ताकत? डिसोबीडियंस जैसे लोग जो ऑफिशियल संस्थाओं से जुड़े नहीं होते, उन्हें सुपरनैचुरल इंडेक्स की गहराई का पता नहीं होता। उन्हें बस डेल्टा, एप्सिलॉन जैसे वर्गों का मोटा ज्ञान होता है। स्कारफेस सोचता था कि वो एक डेल्टा लेवल एलियन है और स्नोफील्ड का किंग है, तो वो ब्लिजर्ड सिटी के कैप्टन से ज्यादा पीछे नहीं होगा। लेकिन अब मौत के एक क्षण पहले उसे असली अंतर समझ आया। डेंग ने तलवार खींच ली। गिरते खून की बूंदें जमीन से टकराते ही ब्लैक रेड आइस में जम गई। उसने सामने देखा और इंस्टिंक्टिवली महसूस किया कि वहां एक और शक्तिशाली प्रेजेंस है। वॉन्डरिंग सोल्स के बीच ऐसा भी कोई? डेंग ने भौहें चढ़ाई। ग्रेट म्यूटेशन के बाद दुनिया में ऐसे म्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जिनकी ताकत ब्लिजर्ड सिटी से भी बाहर निकल गई है। जोंगी जैसे लोग रेयर है, लेकिन अकेले नहीं। हर इंसान जो जिंदा है अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक जा रहा है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। कमजोर मिटते हैं, ताकतवर टिकते हैं। डेंग ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी प्रेस ऑफ लाइट एबिलिटी एक्टिवेट की। होली लाइट उसके शरीर से फूटी और पूरे ट्रेन को घेर लिया। जहां तक नजर जाती थी बस उजाला ही उजाला था। ये डेंग की खास एबिलिटी थी जो लोगों से उनकी साइट छीन सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने ये एबिलिटी रिलीज की, एलॉय डोर के पीछे से हवा चीरती हुई एक सटल आवाज आई। फटाक! एक गोली ने भारी एलॉय दरवाजा भेद दिया और सीधे डेंग की ओर आई। उसकी आंखें चौंधिया गई। वो स्टन रह गया। एलियंस जब अपनी पावर रिलीज करते हैं, उस पल उनके शरीर और ध्यान में थोड़ी सी कमजोरी आती है। बस वही पल उसके दुश्मन ने पकड़ लिया था। डेंग ने तेजी से पीछे झुककर आयरन ब्रिज पोज में गोली को चकमा दिया। गोली की ट्रेजेक्ट्री ने हवा में एक वैक्यूम टनल बनाई, पीछे के डिब्बे को पार किया और अपने रास्ते में सब कुछ चुपचाप निगलती चली गई। 1467 एक्स्ट्रा। डेंग शिंटोंग 7। डेंग शिंटोंग का शरीर तेजी से संतुलित हो गया। वो तुरंत डिब्बे में नहीं कूदा, बल्कि ऊंची छलांग लगाकर सीधा डिब्बे की छत पर आ गया।
क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका विरोधी एक एक्सेप्शनली स्किल्ड गनर है। अगर लड़ाई कन्फाइंड जगह में होती, जैसे कि डिब्बे के अंदर, तो ये स्थिति उस दुश्मन के लिए ज्यादा फायदेमंद होती। इसलिए डेंग को एक ओपन बैटलफील्ड की जरूरत थी और डिब्बे की छत से बेहतर कोई जगह नहीं थी। अब उनके बीच एक डिब्बा था, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे की परछाई तक नहीं देख सकते थे। डिब्बे के अंदर मैड डॉग की आंखों में क्लैरिटी थी। वो कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी काम होकर अपनी पिस्तौल में गोलियां भर रहा था। डिब्बे के कोने में लड़की अंबर अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठी थी, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये मौत और लड़ाई का मंजर कोई नई बात नहीं थी, जैसे वो इन सब की अभ्यस्त हो चुकी हो। मैड डॉग ने अपनी गन ऊपर की ओर उठाई और सीधा ऊपर की छत की दिशा में ट्रिगर दबा दिया। डेंजर का एहसास होते ही डेंग शिनटोंग ने तुरंत डॉज किया और पीछे हट गया, लेकिन गोलियां उसके पीछे साए की तरह लगी थी, जैसे वे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लॉक कर सकती हों। डेंग ने तुरंत तलवार निकाली और उसे सामने रखा। एक गोली ठीक उसी पर आकर टकराई। उस जबरदस्त फोर्स से डेंग के हाथ में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अपने करंट बॉडी स्ट्रेंथ से वो उन गोलियों को रोकने में सक्षम नहीं है। पॉप! डेंग ने पूरी ताकत से उस गोली को डिफ्लेक्ट किया, लेकिन उसका शरीर कैरेज की छत पर 5 से 6 कदम पीछे फिसल गया। तब जाकर वो मुश्किल से रुका। अब उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। उसके दाहिने हाथ में तलवार घूमी और एक जबरदस्त सुपरनैचुरल पावर उसमें से फूटी। उसकी सिल्वर बाल हवा में बिना पवन के उड़ने लगे। उसने ठान लिया, अब वो सामने के डिब्बे को तलवार से चीर देगा, ताकि दुश्मन बाहर आकर उससे आमने सामने लड़े। लेकिन उसी पल सामने के डिब्बे की खिड़की खुली और एक काली आकृति बाहर निकली। झटपट कैरेज की छत पर आ गई, डेंग से करीब 10 मीटर की दूरी पर। प्रेस टू लाइट! बहुत दिन हुए ऐसी एबिलिटी देखे हुए। वो मध्यम आयु का दाढ़ी वाला आदमी मुस्कुराया और डेंग को देखकर फेंटली बोला। उसकी आंखें खाली थी, उनमें कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वो टॉप टियर गनमैन था और अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद अपने आसपास की हर चीज को सेंस करने में सक्षम था। डेंग ने उसे देखा, एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सीरियसनेस उतर आई। तुम? लियू पैन, एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद ब्लिजर्ड सिटी ने बाहर से कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एलियंस को रिक्रूट किया था, लेकिन उतने ही लोग ब्लिजर्ड सिटी से डिफेक्ट भी कर गए थे। हर कोई गांव चंकों की तरह ओपनली ब्लिजर्ड सिटी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता। ज्यादातर डिफेक्टर चुपचाप निकल जाते हैं और डिसोबीडियंस बन जाते हैं। ब्लिजर्ड सिटी कोई स्वर्ग नहीं था। एनर्जी क्राइसिस हल होने के बाद भी वहां सोशल हायरार्की और लो क्लास लोगों की समस्याएं बनी रही। यहां तक कि एलियंस को भी सिस्टम एक्सप्लॉटेशन झेलनी पड़ती थी। जैसे ह्यू जोंग ने युअन कोंगे को अपग्रेड करने के लिए अन्य एलियंस की बलि दी थी। लियू पैन कभी ब्लिजर्ड सिटी का एक कैप्टन लेवल एलीट था। डेंग के सवाल पर वो बस कंधे उचकाकर बोला, मैं क्यों नहीं हो सकता? ब्लिजर्ड सिटी के उस विशाल जेल से निकलने के बाद मुझे पता था एक दिन हम आमने सामने जरूर आएंगे। बस इतना जल्दी होगा, ये नहीं सोचा था। डेंग ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसने समझ लिया कि अब उसे मनाने का कोई मतलब नहीं। ब्लिजर्ड सिटी ऐसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। वापस जाना मतलब मौत। डेंग ने तलवार वापस म्यान में डाली और एक काली पिस्तौल बाहर निकाली। लियू पैन मुस्कुराया, गनफाइट? मुझे मत भूलो, तुम्हें गनमैनशिप मैंने ही सिखाई है। डेंग को वो सब याद था। लियू पैन ब्लिजर्ड सिटी गार्ड का सबसे बेहतरीन गन इंस्ट्रक्टर हुआ करता था। गन फाइट तुम्हारे सम्मान में है, डेंग ने शांत स्वर में कहा। आखिरकार, एक समय मैंने तुम्हें टीचर कहा था। डेंग जानता था कि ऐसी स्थिति में तलवार यूजलेस थी। क्लोज रेंज में पहुंचना मुश्किल था। गन स्किल्स ही उसका जवाब थे और उसमें वह किसी से कम नहीं था। लेकिन यह सिर्फ एक आम गन फाइट नहीं थी, ये 2 एलियंस की ड्यूअल थी
डेंग की एबिलिटी प्रेस टू लाइट दुश्मन की विजन छीन सकती थी। लियू पैन सेंसिंग से लड़ सकता था, लेकिन वो नेकेड आई जैसी प्रिसिशन नहीं दे सकती। डेंग ने इस तकनीक से पहले ही थोड़ा एडवांटेज ले लिया था। डेंग ने अपना पिस्टल उठाया, सामने लियू पैन के सामने मैगजीन निकाली और बुलेट्स एक एक करके इजेक्ट की। लियू पैन का चेहरा थोड़ी देर को सख्त हुआ। अभी भी तुमने मेरी ट्रेनिंग नहीं भूली। वेरी गुड। दोनों ने सारी बुलेट्स निकालकर फेंक दी, साथ ही अपनी एक्स्ट्रा एम्यूनिशन और बैकअप गन्स भी ट्रेन से नीचे फेंक दी। अब दोनों के पास सिर्फ 5 बुलेट्स बचे थे। क्लिक। डेंग ने 5 गोलियां मैगजीन में डाली, उसे बंद किया और होल्स्टर में रख दिया। लियू पैन ने भी वही किया, एक स्टेप पहले पूरा किया। डेंग शिनटोंग, तुम काउंट करो, लियू पैन बोला। डेंग ने सिर हिलाया। तेज रफ्तार ट्रेन की छत पर खड़े दोनों वॉरियर्स को ठंडी हवाएं भी नहीं हिला पा रही थी। उनकी आंखें स्थिर थी, दाएं हाथ बंदूक के पास, किसी भी क्षण फायर करने के लिए तैयार। डेंग ने अपनी सांसें और हार्ट बीट स्टेडी की। 3, 2, 1, बैंग। दोनों ने एक साथ बंदूक निकाली और एक दूसरे के सिर पर एम किया, सीधे फैटल शॉट के लिए। डेंग की गोली ओरिजिन पावर्ड थी, होली लाइट से घिरी हुई, एक सिल्वर बीम की तरह हवा को चीरती हुई निकली। लियू पैन की गोली काली थी, अज्ञात मटेरियल से बनी हुई, जो एक वैक्यूम फील्ड बनाती थी, हवा और बर्फ को तहस-नहस करती हुई। दोनों गोलियां हवा में एक दूसरे से टकराई। एक जबरदस्त शॉकवेव से पूरा इलाका हिल गया और ट्रेन के चारों ओर एक सर्कुलर स्नो वॉल बन गई। पहला हमला बराबरी पर खत्म हुआ। लियू पैन तुरंत क्राउच में आया और 2 गोलियां और दाग दी, डेंग के लेफ्ट चेस्ट और लोअर एब्डोमेन की ओर। उसका राइट फुट पैंथर की तरह फर्मली ट्रैक पर जमा हुआ था। वो डेंग की काउंटर फायर को डॉज करने के लिए तैयार था। चैप्टर 1468 एक्स्ट्रा। डेंग जिनटोंग 8। लू पैन की बंदूक बहुत तेज थी। भले ही डेंग जिनटोंग ने लंबे समय से इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार उसे फिर से एक तीव्र संकट का अनुभव हुआ। होली बॉडी ब्लेसिंग की रोशनी उसके शरीर पर ऐसे चमक रही थी जैसे एक ठोस आर्मो हो। उसने अपनी बॉडी को लचीले ढंग से मोड़कर उन बुलेट से बचाव किया जो वाइटल पार्ट्स को टारगेट कर रही थी। वो अपने लेफ्ट चेस्ट की गोली से तो बच गया, लेकिन कमर में एक ब्लैक बुलेट लगी गई। गोली लगते ही एक अदृश्य फोर्स ने उसके शरीर को झकझोर दिया। ब्लेसिंग और कॉम्बैट सूट के होते हुए भी उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसके होठों से एक हल्की खून की धार बह निकली, लेकिन दर्द सहते हुए उसने लियू पैन की ओर 2 गोलियां दाग दी। लियू पैन के पास अनुभव ज्यादा था। डेंग ने जैसे ही हाथ उठाया, उसने पहले से एजेड शेप में डॉज करना शुरू कर दिया। पहली गोली उसने आसानी से बचा ली और दूसरी उसके चेहरे के सामने से निकली। वो मुस्कराया, लेकिन तभी वो गोली उसके सामने एक्सप्लोड हो गई। जोरदार धमाके की इंपैक्ट वेव उसके चेहरे पर पड़ी और वो ट्रेन से गिरता गिरता बचा। डेंग जिनटोंग ने ठंडी आवाज में कहा, लू पैन, समय बदल गया है। डेंग टेक्नोलॉजी आज दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर है। इप्सिलॉन की बाउंड्री को पार करना भले ही अभी भी चुनौती है, लेकिन उन्होंने उस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय वेपन्स पर इंटेंस रिसर्च शुरू कर दी। डेंग की इस स्पेशल बुलेट को वो खुद अपने सुपर पावर से रिमोटली डेटोनेट कर सकता था। हालांकि लू पैन पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा था। अंतिम समय में उसने ट्रेन की दीवार को पकड़ लिया और वापस खुद को खींच लिया। हवा में रहते हुए ही उसने डेंग जिनटोंग के सिर की ओर गोली चला दी। डेंग ने तुरंत पलटकर अपनी गोली दागी। दोनों बुलेट्स हवा में टकराई और जोरदार एनर्जी बर्स्ट हुआ, जिससे दोनों कुछ दूरी बनाए रखने को मजबूर हुए। अब दोनों के पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। दोनों एक दूसरे को एकटक घूर रहे थे। किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की। डेंग जिनटोंग ने गहरी सांस ली और मुंह से सफेद भाप बाहर निकाली। ट्रेन तेजी से बर्फीले मैदान में भाग रही थी। किसी के पास ड्राइविंग कंट्रोल नहीं था।
बस एआई सिस्टम उसे ब्लिजर्ड सिटी की ओर ले जा रहा था। लू पैन को अंदेशा था कि अब रीइंफोर्समेंट्स कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन कभी अकेले ऑपरेट नहीं करता, इसलिए उसे जल्दी ही फैसला लेना था। उसने डेंग के सिर पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। डेंग ने भी उसी समय प्रतिक्रिया दी, लेकिन जैसे ही गोली निकली, डेंग की आंखों में चौंकने की चमक आ गई, क्योंकि लियू पैन ने ट्रिगर तो खींचा था, लेकिन गोली नहीं चली। तभी पफ, किसी और की गोली आकर लियू पैन की बाएं भुजा से टकराई और वो पूरी तरह उखड़ गई। लियू पैन ने यह सब पहले से प्लान कर रखा था। उसने एक सिल्वर बुलेट अपनी मैगजीन में नहीं डाली थी, बल्कि अपने मुंह में छिपा रखी थी। अब जब डेंग समझ चुका था कि उसके पास एक गोली है, लू पैन ने उसे चौंका दिया। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा गोली है, गेस करो, क्या तुम ये शॉट रोक पाओगे? डेंग जिनटोंग शांत रहा। इस तेज गति से चलती ट्रेन पर डॉजिंग मुश्किल था, और अगर उसने कैरेज से जंप किया तो वो हार स्वीकार करता, लेकिन अगर वो छाती पर गोली खा लेता तो डेथ निश्चित थी। लू पैन हंसते हुए बोला, तुम अभी भी भाग सकते हो। डेंग ने जवाब दिया, आखिरी गोली है, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मरेगा तुम। लू पैन मुस्कराया, मैं तुम्हारे चेस्ट को निशाना बना रहा हूं। बैंग, गोली चली। ये लियू पैन की सबसे जबरदस्त गोली थी, सीधी डेंग जिनटोंग के चेस्ट की ओर। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो जीत गया, डेंग की सिल्वर कॉम्बैट यूनिफॉर्म क्रैक हो गई और उसके अंदर से एक डार्क सिल्वर मेटल शील्ड बाहर निकला। गोली उस पर लगी और डीपली डेंट कर गई, ऑलमोस्ट थ्रू। अगले ही पल स्नो वुल्फ, डेंग की मोटरसाइकिल, ट्रेन के बराबर चलती दिखी और एक डजन मिसाइल्स लियू पैन की ओर दागे। अब जबकि वो ऑलरेडी एम्प्टी था, लियू पैन डॉज नहीं कर पाया और सीधे ट्रेन से उछलकर दूर जा गिरा। डेंग चुपचाप खड़ा रहा, घायल था, लेकिन उसने उतरकर उसका पीछा नहीं किया। वो ट्रेन के अंदर गया और बी लेवल एस्कॉर्ट का सच जानना चाहा। जब उसने एलॉय डोर खोला तो कॉर्नर में एक सफेद डाउन जैकेट में लिपटी एक छोटी लड़की बैठी थी, जो उसे मासूम आंखों से देख रही थी। वो चौंका, ब्लिजर्ड सिटी से कंफर्म किया, बी लेवल मिशन का एस्कॉर्ट आखिर है क्या? उत्तर आया, एक व्यक्ति, एक एलियन, जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज होने की संभावना है। चैप्टर 1469, एक्स्ट्रा डेंग शिनटोंग ज्योति। ब्लिजर्ड सिटी ने डेंग शिनटोंग को जो जानकारी दी थी, उसमें यह स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जो आइटम एस्कॉर्ट की जा रही है उसके पास कैसी एबिलिटीज है। बस इतना बताया गया कि आधा महीना पहले उनकी पेट्रोल टीम को एक लड़की मिली जो वुलियांग के टेरिटरी से भागी थी, जब वे लोग मिशन पर थे। जानकारी के मुताबिक वो लड़की वुलियांग की एक सर्वेंट थी और काफी समय से उसी के साथ रह रही थी। लेकिन जब उसे पाया गया तो उसमें कोई ऑफेंसिव एबिलिटी दिखाई नहीं दी, इसलिए ब्लिजर्ड सिटी ने उसे सिर्फ रिसर्च के लिए वापस लाने का निर्णय लिया। डेंग शिनटोंग ने फोन पर बात करते हुए उस कमजोर सी लड़की की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसके लंबे बाल वाटरफॉल की तरह उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन न जाने क्यों, जैसे ही डेंग शिनटोंग ने उसे देखा, उसके मन में एक इंपल्सिव भाव आया कि उसे प्रोटेक्ट करे। ऐसा लग रहा था कि उसकी कमजोरी किसी के अंदर की सबसे बेसिक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर देती है। हालांकि उसे कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच वुलियांग के क्षेत्र से भागी है और ये जो वॉन्डरिंग सोल्स थे वो वुलियांग द्वारा हायर किए गए थे ताकि उसे वापस लाया जा सके। कोइंसिडेंटली ये वॉन्डरिंग सोल्स ही डेंग शिनटोंग के करंट मिशन का टारगेट थे। डेंग शिनटोंग को उस लड़की के लिए दया आई। वो अंबर के पास गया, नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा और ब्राइटली मुस्कराया। डरो मत, अब तुम सेफ हो। उसने अपना राइट हैंड उसकी ओर बढ़ाया। मैं ब्लिजर्ड सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन हूं। मेरा नाम डेंग शिनटोंग है। अंबर ने सामने बैठे जेंटल और हैंडसम आदमी को देखा और उसकी आंखों में धीरे धीरे लाइट सी चमकने लगी।
उसने अपना हाथ धीरे से उसके हाथ में रख दिया। अम्बर, उसने अपना नाम सॉफ्टली कहा। डेंग शिंटोंग ने नोटिस किया कि उसके कपड़े बहुत पतले थे, जो इस एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं थे। उसने तुरंत अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और जल्दी ही उसका स्नो वुल्फ वाहन ट्रेन तक पहुंच गया। डेंग शिंटोंग ने ट्रेन को रोका, फिर स्नो वुल्फ के साइड में बने स्टोरेज कंपार्टमेंट को खोला और वहां से एक स्पेयर कॉम्बैट यूनिफॉर्म निकालकर अंबर को पहनने के लिए दिया। तुम गोस्ट के टेरिटरी से भागी हो, है ना? उसने अंबर को एक कंप्रेस्ड फूड पैकेट देते हुए जेंटली पूछा। उसकी आवाज एक लविंग फादर जैसी थी। अंबर ने बिना किसी हेजिटेशन के फूड ले लिया और बहुत नेचुरल ढंग से खाना शुरू किया। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि सामने वाला आदमी उसे नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक कि जब वो यूहान के विशस बैंडेज के सामने थी, तब भी उसने डर नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही उसने वैंगलियंग का नाम सुना, उसका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया और उसके हाथ से खाना गिरते गिरते बचा। डेंग शिंटोंग ने यह देखा और समझ गया कि उसकी गेस सही थी। ये लड़की सच में वैंगलियंग के क्षेत्र से भागी है। वैंगलियंग इस इलाके का सबसे पावरफुल लॉर्ड है, डेंग शिंटोंग ने मन में सोचा। वो एक कैप्टन लेवल डिसोबीडियंट है। ब्लिजर्ड सिटी भी उससे आसानी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। न कि उनमें ताकत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरे जियामिन रीजन में ब्लिजर्ड सिटी की कंट्रोल सिर्फ 13 मेन सिटीज तक सीमित है। बाकी इलाके में कई छोटे बड़े बाहरी फोर्सेस हैं, जिन्हें अकेले ब्लिजर्ड सिटी कंट्रोल नहीं कर सकता। हुआशु कंट्री का लैंड एरिया बहुत विशाल है। ग्रेट म्यूटेशन के बाद बाहर की दुनिया में भी कुछ हाईली टैलेंटेड डिसोबीडियंस पैदा हुए हैं, जिन्होंने बिना ब्लिजर्ड सिटी के हाई क्वालिटी रिसोर्सेज के भी अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है। जोंगी इसका एक उदाहरण है, लेकिन वो अकेला नहीं है। ट्रेन उस विशाल सुनसान स्नो फील्ड पर रुकी हुई थी। अंबर कार के दरवाजे पर बैठकर चुपचाप खा रही थी। डेंग शिंटोंग उसके पास खड़ा था और शांत भाव से उसे देख रहा था। न जाने क्यों, उसे देखकर उसकी सोल के सबसे सॉफ्ट हिस्से को कोई छू रहा था। क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकती हो? अंबर ने खाना निगला। डेंग शिंटोंग ने उसे थर्मोस दिया और उसने गर्म पानी गटागट पी लिया। क्या तुम डब्ल्यू यांग को ढूंढने जा रहे हो? उसने काम और थोड़ा कोल्ड लहजे में पूछा। हां, डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। अंबर ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि वहां मरने मत जाना। कोई उसे नहीं मार सकता। डेंग शिंटोंग ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझ जैसा कोई नहीं देखा। उसे पता था कि डब्ल्यू लायंग एक बहुत ताकतवर और एक्सट्रीमली कॉशियस एलियन है। उसकी लोकेशन है एक बड़ा फ्रोजन स्वैम्प, जिसे आइस फ्लावर स्वैम्प कहा जाता है। वो कभी उस स्वैम्प से बाहर नहीं आता, क्योंकि वही उसकी अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। कोई भी एलियन जो उस एरिया में जाता है, वापस नहीं आता। ब्लिजर्ड सिटी ने उसे वांटेड घोषित किया था, क्योंकि आधे महीने पहले उनका पेट्रोल दल वहां गलती से चला गया था और सारे के सारे मारे गए थे। एलियन ड्यूअल्स में आउटकम 4 चीजों से तय होता है। एट्रीब्यूट्स का म्यूचुअल इंटरैक्शन, जैसे कि कोई स्पेस टाइम एलियन फिजिकल एलियन को एब्सोल्यूट कंट्रोल से हर सकता है। एबिलिटी इंडेक्स, अगर एट्रीब्यूट एडवांटेज न हो तो जिसकी इंडेक्स ज्यादा है उसकी जीत ज्यादा संभव है। बैटल कंडीशंस, जैसे टेरेन, स्ट्रैटेजी, एनवायरनमेंट, एनिमी नॉलेज। लक, क्योंकि हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती। गोस्ट की सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये कि कोई भी उससे लड़ने जाएगा तो वो उसकी कंट्रोल्ड बैटलफील्ड में होगा, जिससे थर्ड फैक्टर में डिसएडवांटेज रहेगा। फिर भी डेंग शिंटोंग को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं डेंग शिंटोंग हूं। अंबर डेंग शिंटोंग के कॉन्फिडेंस से हैरान हो गई। मैं भाग गई। हां, उसने धीरे से कहा। फिर थोड़ी देर चुप रही और सिर हिलाया। लेकिन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम गोस्ट को हरा सकते हो। डेंग शिंटोंग ने कंधे उचकाए और लाइटली हंसते हुए कुछ भी बुरा नहीं माना। उसने अंबर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं पाया, बस एक सटल सा फीलिंग थी।
बाकी इंडिकेटर्स बता रहे थे कि ये लड़की कोई कॉम्बैट एलियन नहीं है। तुम बहुत डरी हुई हो न मॉन्स्टर से? डेंग शिंटोंग ने सामने देखा और स्नो वुल्फ व्हीकल धीरे धीरे उनके पास आया। अब मुझे मॉन्स्टर से लड़ना है, उसने कहा। तुम इस चैरियट पर बैठ सकती हो। ये तुम्हें ब्लिजर्ड सिटी सेफली पहुंचा देगा। चैप्टर 1470 एक्स्ट्रा देंग शिंतोंग 10। देंग शिंतोंग चाहता था कि एम्बर पहले ब्लिजार्ड सिटी वापस लौट जाए, जबकि वो खुद आइस फ्लावर स्वैम्प की ओर जाकर वुलियांग को परास्त करे। एम्बर ने मुड़कर देंग शिंतोंग की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, एम्बर के रंग जैसी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। देंग शिंतोंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम डरती नहीं? एम्बर ने हल्के से कहा, मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते हुए वो अचानक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कराई। वो मुस्कान धूप जैसी गर्म थी, जिससे देंग शिंतोंग का दिल एक पल के लिए कांप उठा। देंग शिंतोंग ने उसके खाने के बाद उसे उठाया, एक हाथ से उसकी कमर थाम कर उसे स्नो वुल्फ के पीछे की सीट पर बैठाया। फिर उसने एम्बर को हेलमेट पहनाया और कहा, ठीक से बैठना, हवा और बर्फ बहुत तेज है, कहीं गिर मत जाना। एम्बर ने दोनों हाथों से उसकी मजबूत कमर को थाम लिया। स्नो वुल्फ स्टार्ट हुआ और इंटेलिजेंट सिस्टम ने नेबुला सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट होकर आइस फ्लावर स्वैम्प की लोकेशन ट्रैक की और उस दिशा में रवाना हो गया। आधा दिन बीतने के बाद वे आइस फ्लावर स्वैम्प पहुंचे। दूर से ही साफ दिख रहा था कि ये इलाका सामान्य नहीं है। जमीन पर कोई बर्फ नहीं गिरी थी। पूरा क्षेत्र कांच जैसा साफ जमी हुई बर्फ का था। हवा में बर्फ के टुकड़े बेतरतीब उड़ रहे थे, जो दर्जनों किलोमीटर तक फैले इस इलाके को ढक रहे थे। ये किसी डिप्टी कैप्टन स्तर के आइस म्यूटेंट के लिए आम बात थी, इसलिए देंग शिंतोंग ने इसे कोई अजूबा नहीं समझा। वो अपने मोटरसाइकिल से नहीं गया, बल्कि गाड़ी से उतरा। एम्बर भी नीचे कूद पड़ी। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? देंग शिंतोंग ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। एम्बर ने चुपचाप सिर हिलाया। देंग शिंतोंग ने स्नो वुल्फ को आइस फ्लावर स्वैम्प के बाहर छोड़ दिया और स्टोरेज से हथियार और गोला बारूद निकालकर अपने शरीर में रख लिया। फिर सोचकर एम्बर को एक छोटी सिल्वर पिस्टल दी। इसे अपने पास रखो, आत्मरक्षा के लिए। एम्बर ने पिस्टल लेकर अपनी जेब में रख ली। देंग शिंतोंग ने अपनी तलवार थामी और धीरे धीरे आइस फ्लावर स्वैम्प की ओर बढ़ने लगा। एम्बर उसके पीछे पीछे चल रही थी। बर्फ से जमी इस विशाल झील की सतह दर्पण जैसी थी। उनके नीचे गहरे बर्फ के अंदर विशाल आंखें खुली और उन दो छोटे इंसानों को देखती रही। जल्द ही दर्जनों जोड़ी आंखें चमकने लगी। ठंडी झील के पानी में से विशाल डरावने शरीर खामोशी से उनकी ओर बढ़ने लगे। देंग शिंतोंग अनजान बना आगे बढ़ता गया। बर्फीली आंधी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर सैटेलाइट सिस्टम उन्हें रास्ता दिखा रहा था। कितना वक्त बीता पता नहीं। अचानक एम्बर रुक गई। देंग शिंतोंग ने कुछ कदम आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा। एम्बर ने जेब में हाथ डाले। उसका चेहरा आधा हुड में छिपा था। वो उसे चुपचाप देख रही थी। तुम पहले ब्लिजार्ड सिटी से यहां आने वाले सैनिक नहीं हो। तुमसे पहले जो भी आया सब मारे गए। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब दोष मत देना। देंग शिंतोंग मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। अचानक एम्बर पीछे हटी और उनके बीच की बर्फ जोर से फट गई। धड़ाम। 10 मीटर मोटी बर्फ एक झटके में टूट गई और आसमान से बर्फ के टुकड़े देंग शिंतोंग पर बरसने लगे। उसने बाएं हाथ को आगे किया और एक सफेद उजाला उसके चारों ओर फैल गया। प्रेस ऑफ लाइट। एक विशाल शील्ड बना जिसने बर्फ के सारे टुकड़े रोक लिए। लेकिन अगले ही पल उसके पैर नीचे धंसे। नीचे एक विशाल परछाई दिखाई दी। कड़क भारी बर्फ शीशे की तरह टूट गई और नीचे एक विशाल मुंह खुल गया जिसमें डरावने दांत थे। चपटाक।
वो मुंह हवा में बंद हुआ, 10 मीटर लंबा, भूरे रंग की मोटी त्वचा से ढका जो आर्मर जैसी लग रही थी। दूर खड़ी एम्बर की आंखों में कोई भाव नहीं था। मैंने तो तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने खुद को ज्यादा समझा। अब मरोगे तो मेरे काम आओगे। इस विशाल प्राणी का पूरा शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। वो एक 30 मीटर लंबा मगरमच्छ था। उसके चारों ओर कई और परछाइयां दिखाई दी। वो अकेला नहीं था। एम्बर वही खड़ी रही, मगर कोई मगरमच्छ उसे नहीं छू रहा था। जैसे ही एम्बर मुड़ने वाली थी, आइस फ्लावर स्वैम्प के केंद्र की ओर वुलियांग को ढूंढने फटाक सफेद रोशनी की एक धार बर्फ से निकलकर ऊपर गई। बर्फ के साथ लहरें और खून आसमान में छिटक गया। देंग शिनतोंग, जो अभी अभी निगला गया था, सफेद रोशनी में ढका धीरे धीरे बर्फ पर उतरा। उसने नीचे झील की ओर देखा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। ये वुलियांग के पाले हुए जानवर हैं। कैप्टन स्तर से नीचे के लिए ये बहुत मुश्किल होंगे। मरे हुए मगरमच्छ के शरीर पर दूसरे मगरमच्छ टूट पड़े, लेकिन कई ने सीधा देंग शिनतोंग पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम। दर्जनों मीटर मोटी बर्फ भी इन राक्षसों के लिए कुछ नहीं थी। 4 पैरों वाले दैत्य तेजी से उस पर झपटे। देंग शिनतोंग ने तलवार उठाई और एक तेज होली लाइट उसके शरीर से निकली। पूरे आइस फ्लावर स्वैम्प में उजाला फैल गया। चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। दृश्य शक्ति खत्म, हर जीव अंधा हो गया। एम्बर चौंक गई। उसके दिल में पहली बार डर की लहर दौड़ी। कुछ समय बाद जब रोशनी हटी और उसकी नजर साफ हुई, उसने जो देखा वो नरक जैसा था। वे विशाल मगरमच्छों के शव एक के ऊपर एक पड़े थे, खून से सने हुए। झील और बर्फ का हर कोना लाशों और खून से भर चुका था।